मुंबई दौरे पर सीएम धामी कई कार्यक्रमों में करेंगे प्रतिभाग। पालघर से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर हेमंता विष्णु सावरे के समर्थन में करेंगे जनसभा। मुंबई जुहू बीच मुख्यमंत्री धामी ने खेला बच्चों के साथ क्रिकेट, सेल्फी के लिए उत्साहित दिखे। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन का विरोध, तीर्थ पुरोहित, हकूकधारी और मंदिर से जुड़े लोग कर रहे प्रदर्शन, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। आज से हुई शुरू आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा। पहले जत्थे में 17 महिलाएं समेत 49 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। चारधाम में आने वाले यात्रियों को नहीं होगी परेशानियां, पंजीकरण के लिए रुकना पड़ा तो प्रशासन करेगा खाने का इंतजाम। केदारनाथ में लगातार बढ़ रही बारिश और बारिश के चलते लुढ़का तापमान, ठंडी के चलते पैदल मार्ग की यात्री हुए परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से। अहम खबर, आज मुंबई दौरे पर सीएम धामी मुंबई में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, प्रतिभाग करेंगे। 4 बजे पालघर में करेंगे जनसभा। डॉक्टर हेमंता विष्णु सावरे के समर्थन में ये जनसभा होगी। शाम 5 बजे करीब सीएम धामी महेश पार्क पहुंचेंगे। उत्तराखंडी समाज से संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और 7:30 बजे करीब सीएम धामी राम गणेश गडकरी रंगायतन पहुंचेंगे और ठाणे में नरेश महस्की के समर्थन में जनसभा करेंगे। तो 4 बजे जनसभा का आयोजन। डॉक्टर हेमंता विष्णु सावरे के समर्थन में ये जनसभा। शाम 5 बजे करीब सीएम धामी महेश पार्क पहुंचेंगे। उत्तराखंडी समाज से संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। देहरादून से आपको खबर बता दें। देहरादून से हम खबर, 3 आईएएस अधिकारी चारधाम यात्रा को सुचारू करेंगे और सुगम करेंगे। सुरक्षित सुव्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन अधिकारियों को सरकार ने 3 सचिव स्तरीय अधिकारियों की तैनाती की है और मुख्य सचिव ने अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए हैं। राधा रतूड़ी ने अधिकारियों की तैनाती के आदेश दिए। सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और एसएन पांडे को चमोली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को उत्तरकाशी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी, यात्रा को सुगम सरल बनाए जाने को लेकर यह अहम जिम्मेदारी इन 3 आईएएस अधिकारियों को सौंपी गई है ताकि सुरक्षित हो यात्रा, क्योंकि भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर और इसको शांतिपूर्ण ढंग से और सहूलियत के लिहाज से बेहतर बनाए जाने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसको लेकर राधा रतूड़ी ने इन अधिकारियों को निर्देशित किया है ताकि जो चारधाम यात्रा के लिए दर्शनार्थी पहुंचे हुए हैं उनकी यात्रा सुगम हो सके। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से तीर्थ यात्राओं के लिए बजट की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को कम से कम प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देना चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक यात्राओं में पहुंच रहे करोड़ों
जो श्रद्धालुओं के लिए इस बजट से अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा सकता है और कहा कि उत्तराखंड राज्य 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है, लेकिन प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों करोड़ों में है। ऐसे में इन श्रद्धालुओं की अवस्थापना सुविधाओं के लिए केंद्र की ओर से बजट दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड को अगर आप देखते हैं तो हम 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन यदि आप यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन के बारे में अगर बातचीत करें तो आपको ध्यान होगा जब कांवड़ चला तो 5 करोड़ लोग यहाँ पर आए। ऐसे ही हमारी जो यात्रा है, पिछली बार लगभग 56 लाख लोग तीर्थ यात्री यहाँ पर आए और उसके अलावा भी विभिन्न पहलू हैं पर्यटन के जिस पर लोग यहाँ पर आए। तो अगर वो संख्या भी काउंट की जाएगी तो 1.5-2 करोड़ से कम वो भी नहीं निकलती है। तो अगर मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 8 करोड़ लोगों को हम 1.25 करोड़ लोगों के उत्तराखंड में प्रतिवर्ष अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हमारा नया प्रदेश है, छोटा प्रदेश है, संसाधन सीमित है। तो मैंने केंद्र सरकार से ये मांग की थी और संगठन में मैंने विषय रखा है कि कम से कम 1000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष यात्रा व्यय के लिए हमको मिलना चाहिए। पौड़ी जिले के विकासखंड अनेसड़े गांव के एक व्यक्ति को जंगल में बकरी चुगाते समय गुलदार द्वारा घायल करने का मामला सामने आया। जानकारी देते हुए संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सदस्य विकास चौहान और कांग्रेस नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत और ग्रामीण बलवंत सिंह रावत ने बताया कि 44 वर्षीय ग्रामीण सुरेंद्र सिंह रावत और 16 वर्षीय सागर बकरी छुड़ाने के लिए गाँव के समीप जंगल में गए हुए थे। तभी अचानक घात लगाए गुलदार ने ग्रामीण सुरेंद्र सिंह रावत पर हमला कर दिया और हमले में साहस दिखाते हुए ग्रामीण द्वारा गुलदार को पास पड़े पत्थर को हथियार बनाते हुए किसी तरह अपना बचाव किया। इसके गांव में जो है श्री सुरेंद्र सिंह जो है अपनी मवेशी चुका रहा था और मवेशी पे जो है गुलदार के द्वारा हमला किया गया। तो उसको छुड़ाने के चक्कर में उसके हाथ पे भी थोड़ा बहुत खाना चाहिए और सूचना मिलते ही जो है इनको जो है वहाँ पे मौके पे जो है गतिविधि पे नज़र रखने है तो मतलब टीम भेजी गई है और टीम के द्वारा बताया गया कि इनको 108 के द्वारा जो है हॉस्पिटल में लाया गया। तो हॉस्पिटल में हमने दूसरी टीम भेजी और हॉस्पिटल में इनके इलाज के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। सर मैं सुबह बकरी के साथ गया था जंगल में और बकरी चुकाते समय सर गुलदार आया। गुलदार ने सर अटैक किया बकरी पे। मैं पत्थर फेंक रहा था और गुलदार ने अटैक कर दिया सर। हाँ जी 108 में पौड़ी आया सर और उपचार कर चल रहा है सर। अपना क्रम इस प्रकार है कि हमारे भाई बंदे सुरेंद्र भाई साहब जी वो आज सुबह अपनी बकरियाँ लेके गए लगभग 9 बजे जंगल में गांव के ऊपर था और वहाँ पे जैसा आप देख रहे हो कि आग लगी चारों तरफ और बाघ सारे जो हैं बाघ जानवर सारे नीचे आ चुके हैं गाँव की तरफ। तो वहाँ पे इस प्रकार हुआ कि बकरी को बाघ ने पकड़ा और इन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया तो वहाँ पे बाघ ने इन पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया, थोड़ा जख्मी हुए हो। रुक करते हैं अगली खबर का। देश के तराई क्षेत्रों पर पड़ रही भीषण गर्मी और वीकेंड के चलते मैदानों में रहने वाले लोग पहाड़ों में ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तापमान चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए पर्यटक हिल स्टेशनों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और सरोवर नगरी नैनीताल में इन दिनों गर्मियों के सीजन में पर्यटक सीजन अपने चरम पर है। सड़कों में गाड़ियां रेंग कर चलती हुई नजर आ रही हैं। पार्किंग वाहन से पूरी तरह से भरा हुआ है। तो वहीं नैनीताल के होटल के जो कमरे हैं एडवांस बुकिंग पर चल रहे हैं। मैदानों में गर्मी के चलते पर्यटक नैनीताल का रुख कर रहे हैं। यहाँ के ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। नैनीताल हम लोग हॉलीडेज मनाने के लिए आए। यहाँ बहुत अच्छा है, बोटिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है। उधर बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत ठंडा है। हॉलीडेज़ के लिए एंजॉय करने के लिए बेस्ट प्लेस है। दिल्ली में पिछले 5-6 दिन से काफ़ी गर्मी थी। अभी एक तूफान आया है, कुछ थोड़ा सा राहत है वहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है और घूमने के लिए नैनीताल की झील और साथ में हिमालय के नज़ारे तो और भी अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही सुंदर है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मैं बार बार आना चाहूँगी। सुहाना मौसम है, बहुत ठंडा है और मैं सभी से कहता हूँ सभी लोग आए घूमने के लिए। चुनाव प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने जुहू बीच सैर की और इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से और पर्यटकों से भी बातचीत की। उन्होंने जुहू बीच में बच्चों के बीच पहुंचकर क्रिकेट भी खेला और लोगों ने सिलक्यारा टनल बचाओ अभियान की सफलता और उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री धामी की सराहना की।
आज भी नगर इकाई में जो पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनकी मीटिंग ऑफिस में बुलाई थी, मतलब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम मतलब 15-20 दिन के अंदर अपना मेयर का कैंडिडेट और दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट सूची जारी कर देंगे। हमें दूसरी पार्टी की तरह ये नहीं होता भी 10 दिन पहले करना 15। इलेक्शन सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, जून में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम आदमी पार्टी के देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन विस्तार और संगठन मजबूती पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आम जो पार्टी है आगामी नगर निगम और निकाय चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेगी और अपने उम्मीदवार हर सीट पर उतारेगी। अभी जैसा कि अध्यक्ष जी ने अपनी बात में कहा, जो मुझे समझ आया कि संगठन की प्रक्रिया साथ साथ चलेगी, लेकिन जो लोग दावेदारी कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र में जनसभा करें। आपने उसमें अपनी बात भी रखी। अभी जैसा सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के उत्तराखंड इकाई का आम आदमी पार्टी में विलय हो गया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एस कलेर की मौजूदगी में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के नेताओं ने बिना शर्त पार्टी में ज्वाइनिंग किया और इस मौके पर कलेर ने कहा कि आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल की नीतियों और विश्वास जताते हुए लगातार उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अकबर खान समेत कई नेता आप में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि ये पार्टी इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अकबर खान ने सभी जिलों में संगठन बनाया है, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। ये देखिए, हमारा काम है जो पार्टी में आके काम करना चाह रहा, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाह रहा। आम आदमी पार्टी का मतलब है आम लोगों की समस्या का हल करके देना, उनके लिए लड़ाई लड़ना। जो आ रहा उसका स्वागत है, जो जा रहा एक चलती हुई ट्रेन है। ट्रेन मान लो देहरादून से कलकत्ता जा रही है, कई सवारियां उतरेंगी, कई चढ़ेंगी, ये तो मंजिल पे तो ट्रेन पहुंच के रही। क्या वजह रही जो ऐसे छोड़ के गए? लालच थे उनको लग रहा था भी। उत्तराखंड के खबरों के बीच बड़ी खबर आपको रूबरू करा दें। 1 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। चौथे चरण में शाहजहांपुर में 1 बजे तक 36.83% मतदान हुआ है। सीतापुर में 1 बजे तक 42.43% मतदान हुआ और हरदोई में 39.72% मतदान 1 बजे तक हुआ है। मिश्रिक में 38.82% मतदान हुआ है और कानपुर में 33.79% मतदान 1 बजे तक हुआ है। अकबरपुर में 38.72% मतदान, बहराइच में 40.6% मतदान 1 बजे तक संपन्न हुआ और ये आंकड़ा धीरे धीरे, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है और इसमें इजाफा भी देखने को मिलेगा। धरौरा 43.09% मतदान हुआ है 1 बजे तक। कन्नौज में 43 मतदान, फर्रुखाबाद में 40.39% मतदान हुआ है 1 बजे तक। 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों में आज मतदान और 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है।
शाहजहांपुर, खीरी, धरौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच इन 13 लोकसभा सीटों पर आज चौथे चरण में मतदान और 1 बजे तक का यह मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है। कानपुर का अगर जिक्र किया जाए तो मतदान प्रतिशत काफी कम है 1 बजे तक, और इसके बाद सीतापुर कई जगहों पर मतदान का बहिष्कार भी किया गया। 1 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है। फर्रुखाबाद में 1 बजे तक 40.39% मतदान हुआ है और खीरी में 43.35% मतदान संपन्न हुआ। तो फिलहाल कई जगहों पर अगर बात की जाए तो मौसम के तब्दीली का भी असर देखने को मिला है। कई जगहों पर जो वोटिंग प्रतिशत कम देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल 1 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से अगर सीतापुर और कई जगहों का अगर जिक्र किया जाए तो मौसम में बदलाव का असर वोटिंग प्रतिशत में देखने को मिला कि मतदाता घर से निकला मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, लेकिन बूथ स्थल तक पहुंचने में काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ा। यानी कि इस बीच सड़क में बारिश की वजह से पानी भरा और खराब सड़कों में जलभराव की स्थिति होने की वजह से वो बूथ स्थल तक नहीं पहुंच सके। इसकी वजह से भी मतदान जो है प्रभावित होते हुए नजर आया। साथ ही कई जगहों पर देखने को मिला कि ईवीएम की खराबी एक जो वजह रही मतदान प्रभावित होने की, और कई जगहों पर लेट लतीफी के साथ जो है मतदान शुरू हो सका। अगर कानपुर देहात का यहाँ पर जिक्र किया जाए तो 3 घंटे देरी से मतदान शुरू हुआ और 1 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत सामने आ रहा है। इटावा में बेहद कम मतदान हुआ है अगर देखा जाए, और कानपुर देहात में भी जो प्रतिशत है वो बेहद कम देखने को मिल रहा है मतदान का प्रतिशत। और ऐसे में लगातार जो वजह निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा से इस बार अगर 2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र किया जाए तो मतदाता जो है वो बेहद जागरूक भी नजर आ रहा है। यानी कि वो तमाम मुद्दे जिन मुद्दों के लगातार आधार पर जो उम्मीदवार हैं जनता के बीच गए और बड़े बड़े वादे और दावे किए गए, और लगातार 10 साल से जो अव्यवस्थाओं का सामना आम जनता करती रही, और अब जब वोट यानी कि देने का वक्त आया और लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी लेने का वक्त आया, तो फिलहाल बहिष्कार करते हुए नजर आए, क्योंकि वो तमाम वादे जो जनता से किए गए वो फिलहाल पूरे नहीं हुए और इसकी नाराजगी भी निकलकर सामने आई। कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान प्रभावित हुआ और इसका साफ तौर पर जो असर है वो फिलहाल इस वोटिंग प्रतिशत में देखने को मिल रहा है। हालांकि उम्मीद ये जरूर जताई जा रही है कि क्योंकि 6 बजे तक मतदान होना है, तो 6 बजे तक ये वोटिंग प्रतिशत जो है बढ़ सकता है, लेकिन कई जगहों पर वोटिंग प्रतिशत 1 बजे तक बेहद कम है। और इसी बीच उन्नाव से खबर आपको बता दें, उन्नाव से अहम खबर सामने आ रही है। मतदान शुरू हुआ लोकतंत्र के इस महापर्व में। आज उन्नाव में मतदान साक्षी महाराज के आश्वासन पर फिलहाल ग्रामीणों ने मतदान शुरू किया, यानी कि अपने मताधिकार को लेकर। जबकि एक मेरा वोट और मेरा अधिकार है, इसके बावजूद भी मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। और यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं प्रेमचंद्र, उन्होंने भी गुजारिश की मतदाताओं को इस बात का एहसास कराया कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। 6 घंटे बाद यानी कि मतदान शुरू हुआ, कहीं पर 3 घंटे बाद मतदान शुरू हुआ। अगर उन्नाव का जिक्र किया जाए, यहाँ भी लेट लतीफी से मतदान शुरू हुआ है। तो जिला प्रतिनिधि ने जब आश्वासन दिया साक्षी महाराज ने, तब जाकर मतदाता बूथ स्थल तक पहुंचे। और इसी बीच कन्नौज से आपको खबर बता दें, कन्नौज से हम खबर सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की साख दांव पर लगी है। बेहद हॉट सीट। पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने पहुंचे अखिलेश यादव और
सौरेख में निरीक्षण के बाद छिबरामऊ भी पहुंचे। जिन बूथों पर शिकायतें मिली वहां भी अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं और उन गड़बड़ियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे ताकि किसी तरीके की, क्योंकि लगातार ईवीएम को लेकर सवाल विपक्ष की तरफ से उठता रहा है और कई जगहों से जो खबर सामने आ रही है कि ईवीएम खराब होने की वजह से जो मतदान है वो फिलहाल प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के तहत अगर कन्नौज लोकसभा सीट का जिक्र किया जाए तो पोलिंग बूथों का निरीक्षण करने के लिए सपा सुप्रीमो पहुंच रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। कन्नौज का रुख करते हैं। इत्र की नगरी कन्नौज में इस वक्त आज यानी कि चौथे चरण में मतदान शुरू है और ऐसे में गड़बड़ियों को देखते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव निरीक्षण के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और पहुंचकर निरीक्षण किया, यानी कि उन तमाम गड़बड़ियों को जानने की भी कोशिश की। जहां जहां से शिकायतें मिली वहां पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन बूथों पर शिकायतें मिल रही थी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशाल पंडित जुड़े हुए हैं सहयोगी। विशाल, फिलहाल कन्नौज क्योंकि बेहद हॉट सीट मानी जा रही है, यहाँ से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की साख दांव पर है और ऐसे में निरीक्षण करने का मामला सामने आ रहा है। बिल्कुल सुनी जी, अगर बताएं जिस तरीके से अखिलेश यादव को सुबह से ही लगातार शिकायतें मिल रही थी, कहीं पर बस्ते हटा दिए जा रहे समाजवादी पार्टी के, कहीं पर उनके लोगों को फोन करके ये कहा जा रहा था कि आप कहाँ हैं, उनसे उनकी लोकेशन ली जा रही थी। उसके बाद कई भाजपा के नेताओं के और सुब्रत पाठक के कई रिश्तेदारों के वीडियो वायरल होते हैं। उसके बाद एक जो तीरवा से विधायक है राजपूत, उन्होंने जिस तरीके से जिस पुलिस वाले को डांटा था, जिससे उनकी झड़प हुई थी, जिसकी जाति पूछकर उसको बाहर निकालने की बात वो कह रहे थे, उससे अखिलेश यादव मिले। उस बूथ पर 2, 3, 4, 5, 6 जो बूथ थे उन पर जाकर तो उस पुलिस वाले से मुलाकात की है और उसके बाद वो छिबरामऊ के लिए निकले। उसके बाद वो कन्नौज मेन जो सिटी है वहां पर आएंगे। लेकिन जो बड़ी विशाल, कौन कौन से बूथ रहे जहां पर ये शिकायतें मिली और अचानक से सपा सुप्रीमो पहुंच जाते हैं वहां पर निरीक्षण करने के लिए? क्या निरीक्षण के दौरान सारी चीजें सामान्य पाई गई? जी बिल्कुल, जैसे अगर हम बात करें कि जिस तरीके से जी जो सिपाही वहां पर तैनात थे, उन्होंने कहा भी कि विधायक से जब वो कहने लगे कि भाई हमने तो सर कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने बकायदा उनको प्रोटोकॉल समझाया कि भाई मेरी राइफल लेके मेरी ड्यूटी वहां लगी है। लेकिन उन्होंने उनका जगह पूछी कि तुम आजमगढ़ से आए हो, तुम बलिया से आए हो, ऐसी तमाम जगह पूछकर उनको ये बताने की कोशिश की गई कि भाई तुम गलत कर रहे हो और तुमने फर्जी वोटिंग कराई है। ये सिर्फ वहां का माहौल नहीं है, हमारे पास जो अगर हम बात करें यहाँ पर कोतवाली के पास एक बूथ है, वहां पर मुस्लिम वोटर्स को लेकर कहीं ना कहीं बवाल हुआ कि वो भाजपा का वोट डाल रहे, तो बुर्क को लेकर आपत्ति जता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन जब वहां पुलिस और एसडीएम पहुंचते हैं तो वहां सबके आधार चेक किए जाते हैं और बाकायदा उनको वोट डालने दिया जाता है। वहीं अगर बात सिपाही की तरफ से भी तहरीर दी गई, ऐसी बातें सामने आ रही है कि जिस तरीके से विधायक ने उनसे बात की है। बिल्कुल विशाल, फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया, शिकायतें मिली जिसके आधार पर ये निरीक्षण किया गया। फिलहाल अगर वोटिंग प्रतिशत का यहाँ पर जिक्र किया जाए या यहाँ के सियासी समीकरण का जिक्र किया जाए तो क्या कुछ फिलहाल वोटिंग परसेंटेज के लिहाज पर समझ में आ रहा है? देखिए, वोटिंग परसेंट लगभग 34% के करीब है और अगर यहाँ से हम बात करें तो कन्नौज की सीट कई मायनों में अहम है। कन्नौज इकलौती सांसदीय सीट है जिसमें देश को 3 मुख्यमंत्री दिए, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, शीला दीक्षित यहाँ से सांसद हुई और बाद में मुख्यमंत्री बनी। अखिलेश यादव पहली बार सांसद यहाँ से हुए और यहाँ से राम मनोहर लोहिया भी सांसद हुए थे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का गढ़ इसे कहा जाता है और यहाँ पर कमल खिलेगा या नहीं ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि 400 पार का लक्ष्य है। देखिए, 400 पार का लक्ष्य और सुब्रत पाठक का जो 2.5 लाख का पार का लक्ष्य कि अखिलेश भी आएंगे तो हम 2.5 लाख कराएंगे। और मंत्री असीम अरुण, हम सुबह उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत देर तक उनके पीछे रहे, उनको चेज भी किया, लेकिन
वो फिर कार्यकर्ताओं के साथ मिल गए, फिर हमें समय नहीं दिया। लेकिन जब उनसे भी बात की तो ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हुई, उनका 1 लाख से अभी भी हम हरा रहे हैं। जो पुराना नारा मेरा वही था और वही अब भी है, 1 लाख से अब भी हरा रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत हाई चल रहा है। और अभी अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास, वहां पर जो हरकतें हैं, वहां पर जो चीजें एकदम से बदली है कि जो गाड़ियां थी उन्हें बाहर किया गया है, अखिलेश यादव के लिए पूरा स्पेस बनाया गया उनकी फीट के लिए। और यहाँ पर तैयारी की जा रही है कि अखिलेश यादव यहाँ पर आएंगे और यहाँ के आसपास भी जितने बूथ है जहाँ पर शिकायतें आ रही हैं, जो 2 किलोमीटर के रेडियस पे है, वहां पर जाकर वो उन बूथ के लोगों से मिलेंगे। बूथ अध्यक्ष उनके बनाए गए हैं, जितने वहां पर बूथ पे लोग बैठे हैं, जो एजेंट बैठे हैं पोलिंग एजेंट, उनसे मिलेंगे और साथ ही पूछेंगे कि गड़बड़ियां कहाँ हो रही हैं। बिल्कुल। अगर जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाए, MY फैक्टर का जिक्र किया जाए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो इसके आधार पर किसकी मजबूती? यहाँ पर हमेशा किंग मेकर साबित होता है M फैक्टर, यानी अगर बात करें तो मुस्लिम समाज एक तरफा 20% वोट है जो स्विंग होकर समाजवादी पार्टी के पास जाता है। आप समझिए 2 बार यहाँ पिछली बार जो बसपा के प्रत्याशी हैं जफर, वो पिछली बार आम आदमी पार्टी से लड़े थे लेकिन जीत नहीं सके। यहाँ पर कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ पर मुस्लिम बाहुल है लेकिन वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीतते, वहाँ सपा का जो प्रत्याशी होता है वो जीतता है। तो यहाँ से मुसलमानों का भरोसा है और लगातार देखिए व्यापारी, ये इत्र नगरी है, इत्र की नगरी, यहाँ इत्र पार्क अखिलेश यादव ने बनाया, उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। और लगातार अखिलेश यादव के परिवार से ही कोई ना कोई यहाँ पर सांसद रहा, या मुलायम परिवार से ही कोई ना कोई यहाँ पर सांसद रहा, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव है। और अखिलेश यादव ने आके इस बार बताया भी है। हम अगर और विधानसभाओं की बात करें, शिवरा मऊ, रसूलाबाद में खबर, पिछली बार डिम्पल यादव जब चुनाव हारी थी 13,000 वोटों से, तो उन्होंने बात कही थी कि रसूलाबाद में हमको वोट कम मिले थे। लेकिन जब हम लोगों ने अभी रसूलाबाद के लोगों से जब मैं रास्ते में आया तो मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शिव कुमार बेरिया जो विधायक थे साइडलाइन हुए पार्टी में 19 के चुनाव के बाद, भाजपा में शामिल हुए, लेकिन फिर से अखिलेश यादव उन्होंने सपा में शामिल कराने का काम किया। और अब अखिलेश बिल्कुल ये देखना विशाल बेहद दिलचस्प होने वाला है कि क्या बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी, क्योंकि ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ है। शुक्रिया आज तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें, कन्नौज से ये हम खबर सामने आ रही है, जहां सौरेख में निरीक्षण के दौरान शिवरा मऊ के लिए रवाना हुए अखिलेश यादव। और लगातार जिन जिन बूथों से शिकायतें मिल रही हैं, क्योंकि फर्जी वोटिंग की भी शिकायतें सामने आई, उसके आधार पर लगातार जो सपा सुप्रीमो हैं वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सीट बेहद हॉट सीट और यहाँ पर MY फैक्टर जो है वो ज़्यादा देखा जाए एक मजबूती प्रदान करने वाला नजर आता है। उन्नाव के डीएम गौरांग राठी ने क्या कुछ अपील की है, वो आपको सुनाते हैं। हमें बूथों में करीब 11,000 से ऊपर मतदान कर्मी और 11,000 से ऊपर पुलिस कर्मी, इसके अलावा 2,500 CAP है। अभी लोग संयुक्त रूप से एक टीम के रूप में कार्य कर मताधिकार का ज़्यादा लोग प्रयोग कर सकें, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं। हमारी तरफ से भी सुलभता से वोट किया जा सके, इसकी व्यवस्था की गई है और उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। हम लोग प्रदेश में जो आज 13 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो मताधीन है, इनमें अच्छी परसेंटेज उन्होंने अभी तक अचीव करी है और हमें उम्मीद है कि आगे बढ़ते हुए इसमें और भी ज़्यादा प्रतिशत के मतदान आएंगे। पहले मतदान के जलपान संदेशों के साथ आप 12:30 बजे बाद मतदान करना है, ये मतदान थोड़ा सा नहीं, हम लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था रखी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।